नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हम यहां विजय चौक पर मौजूद हैं आपके लिए आज दिन भर की सारी बड़ी राजनीतिक कहानियां लेकर के। मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब पहुंच चुके हैं हमारे मंच पर। बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत सारी खबरें आपका इंतजार कर रही हैं आज। दिल्ली में जज और कैश कांड मामले में आज क्या क्या हुआ, पूरा अपडेट आपको देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सौगाते मोदी किट, जो कि अल्पसंख्यकों में खासकर मुसलमानों में बांटी जानी है लाखों में, वो उसके बदले अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से सौगाते मोहब्बत किट भी जारी कर दी गई है। तो इन दोनों किट्स की क्या कहानी है ये भी आपको हम बताएंगे। और नीतीश कुमार क्या थोड़ा दबाव, थोड़ी हीट महसूस कर रहे हैं? जितने मुस्लिम संगठनों ने उनका बॉयकॉट एक किस्म से किया है इस वक्फ के मामले पर, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। योगी जी के बयानों की चर्चा लगातार हो रही है। योगी जी ने कहा कि अगर रंग पड़ जाएगा तो मस्जिद और मुसलमानों का ईमान टूट नहीं जाएगा। आखिर इतनी जिद किस बात की? और वो जो संभल के सीईओ थे, जिनका बयान एक पहले भी चर्चा में रहा था कि 52 जुम्मे साल में होते हैं, एक दिन होली का, अब उन्होंने एक बार फिर एक ऐसा विवाद दिया है जिस पर चर्चा हो रही है कि अगर आप दूसरों को ईद की सेवई खिलाना चाहते हैं तो होली की गुजिया भी खानी पड़ेंगी। सारी खबरों की हम लोग बात करेंगे, लेकिन आइए पहले जरा ये जो खबर दबने का नाम नहीं ले रही है इसकी चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली में हाईकोर्ट के जज के घर पर जले हुए नोट मिले और इसके बाद आज का पूरा अपडेट यह है कि देश भर की 8 बार एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग, वकील, सीनियर वकील, वो आज दिल्ली पहुंचे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं कपिल सिब्बल, उनके घर पर सब लोगों को जमा होना था, वहां एक बैठक करनी थी और वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी, लेकिन वहां सब लोग वक्त पर नहीं पहुंच पाए, तो फिर सब लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में अलग से इन सारे वकीलों की एक मीटिंग चल रही है। हमें यह भी बताया गया है कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी, संजीव खन्ना जी से भी मुलाकात का समय मांगा है, लेकिन उन्हें मुलाकात का समय अभी नहीं मिला है। मांग उनकी एक ही है, पहली कि यशवंत वर्मा जो जस्टिस हैं उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट किया गया, उसको निरस्त किया जाए। दूसरा, उन पर एफआईआर की जाए। दूसरा, उनके सारे केसेस की जांच की जाए जितनों में उन्होंने फैसले दिए हैं। तो ये वकील जो हैं अपनी बात से अभी भी टस से मस नहीं है, अपनी मांग से। और उनका कल जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी जी, उन्होंने कल कानून मंत्री से भी मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकात अच्छी रही, लेकिन हमारी मांगे जो हैं वो अभी भी कायम है और सरकार इस पर संज्ञान ले। सरकार जो है वो चीफ जस्टिस साहब से बात करके इसमें जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर तो फौरी तौर पर रुकना ही चाहिए और उन पर एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दूसरा, कल हमने आपको दिखाया था कैसे दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी डीसीपी रैंक के जस्टिस वर्मा के घर पहुंचे थे और इस कमरे में आग लगी थी, स्टोर रूम में जहां वो नोट पाए गए थे, उस कमरे को सील कर दिया गया है। आज अखबारों में खबर छपी हुई है कि वहां पहुंचकर उस पुलिस की टीम ने जस्टिस यशवंत वर्मा के परिवार के लोगों से, उनके पीए से मुलाकात भी की थी, उनसे भी बातचीत की है उस रात को आखिर क्या हुआ था। और जो पुलिस वाले वहां पहुंचे थे, 8 पुलिस वालों के फोन जब्त कर लिए गए हैं, फोन रखवा लिए गए हैं जांच टीम के द्वारा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उस रात किसके फोन में कौन सा वीडियो, कौन सी तस्वीर ली गई थी, वो डिलीट तो नहीं की गई है, और क्या उनको किसी ऊपर से किसी का फोन तो नहीं आया, कोई दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं हुई। तो ये इस पूरे मामले का जो है अपडेट अभी तक का ये था। तो मैं आपको 2 बयान वो सुनवा देता हूं। अनिल तिवारी जी का बयान हमारे पास है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इन्होंने ही सबसे पहले जस्टिस वर्मा के खिलाफ बिगुल फूंका था और कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कचरादान नहीं है, कूड़ादान नहीं है कि आप इनको वहां पर ट्रांसफर कर दें। अब वो क्या कह रहे हैं, उनकी क्या मांग है, आप सुनिए। एक सिस्टम को बचाया जाना जरूरी है या एक जज को बचाया जाना जरूरी है? इंस्टीट्यूशन खतरे में है, पब्लिक का विश्वास टूट रहा है। हमारी मांग बड़ी साफ साफ है, जस्टिस वर्मा को ट्रांसफर न किया जाए, उनको यहीं पे रखा जाए स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी में, सुप्रीम कोर्ट की नज़र में। सेकेंड, इमीडिएटली सीबीआई एंड ईडी शुड बी परमिटेड टू लॉन्च एन एफआईआर एंड टू इन्वेस्टिगेट द इंटायर इंसिडेंट, सो दैट सही पिक्चर हिंदुस्तान की जनता को पता चल सके, मालूम चल सके पैसा किसका था, कहां से आया, ये पैसा पहुंचा वहां कैसे, कौन कौन इन्वॉल्व है, जाना कहां था इसे, ये सारी बातें हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है। तीसरी डिमांड है कि इनके जितने भी जजमेंट्स हैं उनका रिव्यू होना चाहिए। फिलहाल जारी रहेगा जब तक ये ऑर्डर विड्रॉ नहीं होता। हम किसी क्लाइंट को नहीं रोक रहे, हमने कोर्ट की बात प्रोसीडिंग में बाधा नहीं डाली है, मैंने किसी भी तरह की बाधा हम लोगों ने नहीं डाली है। हम काम नहीं करना चाहते क्योंकि हम इस करप्ट सिस्टम में काम नहीं कर सकते। लॉ मिनिस्टर के सामने सारे मुद्दे रखे, जहां तक माहौल का था, बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था, मुझे उम्मीद है कि वहां से मुझे सही निर्णय मिल पाएगा। जो अनिल तिवारी जी की बात आपने सुनी, इस मामले में बात हम लोग करें तो
तीन धड़े आप कह सकते हैं जो अलग अलग इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं। पहला है सरकार के स्तर पर अब ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि वो जो एनजेएसी बिल लाया गया था जिसमें जजों की नियुक्ति का अधिकार, उसमें सरकार की भी एक से थी, उस पर क्या दोबारा विचार किया जाना चाहिए। आपने देखा पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष के नेता राज्यसभा और लीडर ऑफ द हाउस, उनके साथ उपराष्ट्रपति ने मुलाकात की और फिर फ्लोर लीडर्स के साथ सभी पार्टियों की मुलाकात की और वहां से ये आवाज उठ रही है कि एक बार फिर से अब इस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए कोई पहल की जानी चाहिए। दूसरा इसमें खुद जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बनाई, वो जांच कमेटी अपनी जांच कर रही है। उसी ने पुलिस को निर्देश दिया कि आप उनके घर जाकर के जस्टिस वर्मा के और बाकी तफ्तीश कीजिए, उस कमरे को सील कीजिए। उन्होंने काफी बातें पब्लिक डोमेन में डाली भी हैं। अब उनसे ये मांग की जा रही है कि जस्टिस वर्मा पर पहले एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने कई पिटीशंस भी पहुंची हैं जिन पर अभी संज्ञान पूरी तौर पर नहीं लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और तीसरा, वकीलों की बात आप लगातार सुन ही रहे हैं जो कि हड़ताल की नौबत तक पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हम काम नहीं होने देंगे, खासकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर, जब तक जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर नहीं होती, उनका ट्रांसफर जो है वो रद्द नहीं किया जाता। अब सवाल यह है कि इसके अंदर फाइनल अथॉरिटी कौन है, कौन फैसला ले सकता है। मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस के अलावा तो और कोई नहीं, विजय जी। सीजेआई है। सीजेआई, तो अब सब कुछ सीजेआई के और कोर्ट में। कॉलेजियम जो है, तो कॉलेजियम भी सीजेआई हेड कर रहे हैं, जिस पर इस पर काम चर्चा चल रही है। तो सीजेआई को तय करना, उस कॉलेजियम ने ये फैसला किया था कि उनको ट्रांसफर किया जाए इलाहाबाद हाई कोर्ट में। किन कारणों से किया गया, क्योंकि पहले वो तो सिफारिश तो सरकार के पास ही आएगी ना ट्रांसफर करने की। सिफारिश तो आने का मतलब नहीं, क्योंकि कॉलेजियम जो डिसाइड करता है उस पर कोई सरकार का कोई उस तरह से रोल नहीं है, करना ही है उसमें। और तो ट्रांसफर वाली बात होगी। दूसरा एफआईआर में आप जस्टिस वेंकट चलैया को याद कीजिए। जस्टिस वेंकट चलैया साहब ने ये मतलब एक तरह से राइडर दिया था, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज के खिलाफ आप सीधे एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते और उसके लिए सीजेआई से परमिशन लेना जरूरी है। तो अब यहाँ सीजेआई महत्वपूर्ण हो गए, क्योंकि सीजेआई ने वो वीडियो रिलीज किया, मतलब जो पूरा 25 पेज का जो प्रेस नोट था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो सीजेआई की तरफ से आया। तो क्या सीजेआई यहाँ पर कर रहे हैं, उसमें सीजेआई उसको परमिशन देंगे, सैंक्शन देंगे। ये जो वकीलों के जो बार एसोसिएशन हैं वो मिल रही हैं, तो वो भी सीजेआई को ही दबा डाल। अब सारा का सारा मसला सीजेआई पर आकर अटक गया। तो अब सीजेआई को तय करना है कि क्या वो यशवंत वर्मा साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात करेंगे। उम्मीद कितनी की जाए कि कोई उन पर एफआईआर होगी, जब ये इंडिपेंडेंट इंक्वायरी चल रही है सुप्रीम कोर्ट की? क्या तो उसके बीच में एफआईआर का आदेश दिया जा सकता है? नहीं, एफआईआर तो अलग जो सारे मामले हैं उस पर दी जा सकती है ना। सीजेआई जो सारा मसला हुआ, मतलब पुलिस की जांच। हाँ, पुलिस की जांच तो चल ही रही है ना। लेकिन ये तो वो इंक्वायरी कमेटी ने ऑर्डर इनको दिया ना, जाके जांच करो। नहीं, इंक्वायरी कमेटी ने दिया है और वो एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट कहेगा, सीजेआई कहेंगे कि ये आ जाए इसकी रिपोर्ट, उसके बाद देख लेंगे। लेकिन जो पुलिस जांच कर रही है वो वैसे भी एक क्रिमिनल प्रोसीजर है। मुझे जो लगता है, और जो मेरी सुप्रीम कोर्ट में और बड़े वकीलों से बात हुई, उसमें ये कहा जा रहा है, ये आरोप के तौर पर देख लीजिए, कि जस्टिस वर्मा की कोशिश है कि उनके खिलाफ सीआरपीसी में यानी कि कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो, समझे। और जब ये मामला तय हो जाए तो उसके बाद उनको इस्तीफा देना या जैसे भी जो रास्ता निकल सकता है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग मतलब वही कि मतलब एफआईआर हो, पुलिस की कार्रवाई ना हो, जो ये जुडिशियल सिस्टम में जो हो सकता है अंदर हो जाए, वो एक्सरसाइज हो रही है। और उसी एक्सरसाइज को ध्यान में रखते हुए ये सब चीजें की गई जो उस रात को हुआ, जिसका पंचनामा नहीं हुआ, जिसका फर्द नहीं हुआ, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं रखा गया, जो सीज नहीं किया गया, उसमें भी सारी एक्सरसाइज ऐसी बताई जाती है। ऐसा आरोप लगातार हमारे सीजीआई इसमें मेन रोल में है। सीजीआई के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। कल एसएन श्रीवास्तव जी, दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर, भी आए थे इंडिया टीवी, और जिस जजमेंट का जिक्र किया वो भी उसी जजमेंट के हवाले से कह रहे थे कि पुलिस के हाथ जुडिशरी ने बांधे हुए हैं। हम ना पूछताछ कर सकते हैं किसी जज पर, ना एफआईआर कर सकते हैं, हम किसी स्पॉट का पंचनामा नहीं कर सकते अगर वो जुडिशियल प्रीमाइसेस के अंदर आता है या किसी जज के रेजिडेंस के अंदर आता है। खास बात होती है आपको, मतलब हमारे दर्शकों के लिए भी, कि जो जज जहां पर भी है ना, वो अपने आप में कोर्ट है। अच्छा, मतलब जज का जो रेजिडेंस है, इसलिए आप देखते होंगे कई बार आधी रात को भी जज अपने घर पर भी बुला के हियरिंग करते हैं। तो जज जहां होते हैं वो प्रीमाइस ही कोर्ट हो जाता है। ये भी एक तरह से उनके लिए संरक्षण है ना। लेकिन ये जनता के हित को ध्यान में रखते हुए किया गया था कि जज साहब फिर अगले दिन कोर्ट में आएंगे, फिर सुबह कोर्ट खुलेगा, या कई बार छुट्टी होती है 3 दिन की, तो इसलिए ये किया गया कि जज साहब जहां हो वही कोर्ट है। ठीक है। तो इसलिए, लेकिन उसका फायदा ये भी है कि आप जज साहब के ऊपर जो आरोप है, उन्होंने कुछ किया कि नहीं किया, ये तो जांच में आए, इसी के लिए जांच बैठाई गई है। दूसरा, पुलिस का जो रवैया रहा है तब से अब तक, क्या पुलिस ने बाय प्रोसीजर काम किया, इस पर भी सवाल। उस रात को वो सारा नोट जो थे वो उठा करके ले जाने चाहिए थे, कि अब तो क्लियर है कि नहीं लेकर के गए, नहीं तो वो बात अब तक आ जाती सामने। नहीं सौरभ जी, वैसे
न तो ये न्यायपालिका के लिए अवमानना है, न पुलिस के लिए है, लेकिन फिर मैं वही, हम देशज आदमी हैं, पत्रकार लोग तो ऐसे ही बात करते हैं। तो धोबी से हारे गदहवक मारे। अरे भाई पुलिस करेगी क्या? अभी तो विजय जी ने आपको न्यायमूर्ति वेंकट चलैया के हवाले से इतना कुछ बताया। अच्छा, कहीं किसी ने कोई खबर अभी तक आई है क्या कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का भी फोन जब्त होगा? बिल्कुल नहीं आई है ना। तो यशवंत वर्मा जी का फोन जब्त नहीं होगा, जिनका घर है, जिनके घर से नोटों की गड्डियों वाले बोरे मिले हैं, लेकिन पुलिस वालों का जब्त कर लो। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस का उनको निर्देश है कि अपने फोन में से आप कुछ डिलीट नहीं करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, इससे सुंदर क्या हो सकता है भाई? ठीक है, इतने गंभीर आरोप हैं, आप कुछ करिएगा नहीं, वो क्या कर रहे हैं कौन जानता है, और ये क्यों है इसको भी समझिए। अब वो मुझे किसी वकील ने ही सुनाया था, हो सकता है कि कुछ उसमें तथ्यों का इधर उधर हो, लेकिन वो जो कहा ना कि क्यों हर जगह न्यायमूर्ति यहां खड़े हो जाए अभी इस मंच पर, ये न्यायालय हो जाएगा, ये क्यों है? इसके पीछे अवधारणा ये थी कि जो कॉमन मैन है उसकी एक्सेस न्यायपालिका तक इस तरह से होनी चाहिए। एक किस्सा सुनाया जाता है, हम लोग जब इलाहाबाद में थे तो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कोई जस्टिस महोदय जा रहे थे, ब्रेकर पर गाड़ी तेज चली गई, और ब्रेकर जो निर्धारित सीमा होता है कि यूं कर्व होना चाहिए, इतने सेंटीमीटर, उससे जा रहा था, वहीं उन्होंने लगाया और कहा सारे ब्रेकर तोड़ दो। ऐसे और कई किस्से आए, कई किस्से आते हैं कि न्यायाधीश महोदय खड़े हुए और उनको कुछ गलत दिखा, उन्होंने न्याय दे दिया। लेकिन देखिए, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें होने के बावजूद देश के सर्वोच्च न्यायालय से लेकर निचली अदालत तक मामले पेंडिंग पेंडिंग, लंबित लंबित लंबित। ठीक है, और यही लंबित यहां भी दिख रहा है। आपको कुछ आगे होता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं, अब इस मुझे ये बताइए कि ये तो बात हो गई कि चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम है इस मामले में, क्योंकि सब जुडिशियल परिव्यू के अंदर आ रहा है, उन्हीं को करना है जो करना है। सरकार इसमें कुछ कर सकती है क्या? नहीं, सरकार को मुझे लगता है कि कई बार जब ऐसी स्थिति बनती है तो जैसे सर्वोच्च न्यायालय कई बार सरकार के कुछ कामों पर जो दिख रहा होता है कि सरकार अड़ गई है, सरकार गलत कर रही है, जनता में छवि जा रही है, तो सर्वोच्च न्यायालय अपनी ऑब्जर्वेशन देता है, कुछ डिसेंट टाइप के नोट देता है। ये सरकार के कानून मंत्री की तरफ से जाना चाहिए। जो उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ जी ने कहा, उसकी वर्डिंग होनी चाहिए कि देश भर में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में, अब वो उनका था या नहीं ये जांच बताएगी, वो मना कर रहे हैं, लेकिन उस घर में जो नोटों की बोरी मिली है, जो फायर ऑफिसर कह रहा है कि महात्मा गांधी में आग लग गई, देश के लोगों के विश्वास में आग लगी है, हमें वो भरोसा रिस्टोर करना है। हम माननीय मुख्य न्यायाधीश जी से चाहेंगे कि इसमें भरोसा बनाने की जो भी सरकार की तरफ से एक मांग या एक स्टेटमेंट सरकार की तरफ से ऑफिशियल डिसेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ डिसेंट दे। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग में कानून मंत्री उनसे बात करें, कह लीजिए, लेटर क्या चर्चाएं चल रही हैं सर? ये एनजेएससी पर दोबारा विचार हो रहा है क्या? तो सही ना सीजीआई से। देखिए, मुझे लगता है कि एनजेएससी पे विचार हो रहा है और ये आना भी चाहिए। जिस तरीके से न्यायपालिका की व्यवस्था लगातार चल रही है, लेकिन अगर जस्टिस यशवंत वर्मा जी का अगर बात करें तो आज 14 दिन हो गए। 14 तारीख को यह घटना घटी थी। आप 14 दिन में देखिए कि जांच कहां पहुंची, वहीं ढाक के 3 पाते उसमें क्या हुआ। सिर्फ जांच कमेटी एक बार 3 जजों की जो है, दो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, एक हाई कोर्ट के जस्टिस है, वो सिर्फ गए, आधा घंटा मिले और वो निकल गए। कल जॉइंट सीपी डीसीपी जो देवेश महला है वो गए थे। रूम सिर्फ जो है इसको लॉक करने के लिए कहा गया है कि उसको भाई कब्जे में कर लिया जाए। 8 तुगलक जो थाना है उसके 8 पुलिसकर्मियों, थाना प्रभारी के फोन जब्त कर लिए गए, वो फॉरेंसिक जांच के लिए भेज रहे हैं। लेकिन आप जस्टिस पुलिस के फोन जब्त हो रहे हैं, आरोपी, लेकिन आप देखिए किसके फोन जब्त नहीं हो रहे। जस्टिस यशवंत वर्मा का फोन जब्त नहीं हो रहा, जस्टिस वर्मा की वाइफ का फोन जब्त नहीं हो रहा, जस्टिस वर्मा के पीए का फोन जब्त नहीं हो रहा, जस्टिस वर्मा की बेटी का फोन जब्त नहीं हो रहा है, और वो बड़े आराम से अपने फोन का, लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जांच होना चाहिए ना कि जब 14 तारीख को ये घटना घटी और जब उनको ये बताया गया कि घर में रूम नोट जले, तो 24 घंटे में उन्होंने किन किन लोगों को फोन किया और किन किन लोगों को उनको फोन आए थे। कल शायद इस पुलिस की टीम ने उनके परिवार से बात की है। नहीं, बात कर रहे हैं, आप फोन जब्त कीजिए ना, आप उनके भी फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजिए, आप उनको भी थाने में बुलाइए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से सीजीआई खन्ना ने सिर्फ एक कमेटी बना के फिलहाल मामले से अपना पल्ला झाड़ दिया कि आपने ट्रांसफर कर दिया है, कमेटी बना दी, कमेटी की जब रिपोर्ट आएगी तब देखेंगे। मुझे लग रहा है ये कमेटी बनाने का मामला नहीं है, मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। चर्चा है, आप किससे उम्मीद कर रहे हैं कि एक बड़ा कदम उठेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से या सरकार से? देखिए, फिलहाल की स्थिति में सरकार को अगर कुछ कहना होता है, सरकार अभी तक कह चुकी होती। मुझे लग रहा है कि सरकार देख रही है कि सीजीआई इस मामले में क्या बढ़ते हैं, लेकिन ये तय है कि अगर सीजीआई नहीं बढ़ेंगे
तो केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी और बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि एक बुरी स्थिति होगी सीजीआई के लिए कि लोगों पे, आप पे, न्याय पे क्या भरोसा सरकार किसी अपॉर्चुनिटी टाइम का इंतजार कर रही है इसमें? निश्चित रूप से सरकार अब इंतजार कर रही है, क्योंकि वो एकदम जो नहीं लॉ आना मिनिस्टर चाहती है है, अर्जुन राम देखते हैं कि भाई मेघवाल, कब तक उन्होंने क्या गृह मंत्री से भी लेकिन बात एक की है। अच्छी बात है, हम लोग जो पुलिस ऑफिस कर्मचारी, जो पुलिस अधिकारी है, जो भी गए थे वहां पर, उनके फोन जब्त करने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो फोन जब्त हुए हैं तो उससे एक बहुत बड़ा फायदा होगा कि ये बक कहाँ रुकी थी जाकर। उनको फांसी चढ़ाने की बजाय जो लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए रात को गए थे वो तो कांस्टेबल या एसएचओ या उस लेवल के लोग गए थे ना। बिल्कुल ठीक बात तो है। किसके आदेश पर, कम से कम वो तो पता चलेगा कि कहां पर वो दिल्ली हेडक्वार्टर में था या नॉर्थ अभी ब्लॉक तक की में था जानकारी के या मुताबिक तो कहां? रात को पीए साहब ने कह रहा था आप जाइए, और इसमें एक अभी और आपको अंदर झांकने की जरूरत है। एक और बात, मुझे वो संदर्भ ध्यान नहीं जो वेंकट चलैया साहब वाला है कि एफआईआर भाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए। न्यायमूर्ति ऐसी पोजीशन पर होते हैं वरना कोई भी आरोप लगा देगा, तो वो सब नहीं होना चाहिए। लेकिन घर में कैश मिला, इस पे तो मामला अलग है ना भाई। न्यायाधीश महोदय इतना बिना अलग आरोप, कैसे, बिना We the people of बिना India किसी से को इतना आरोपी अलग बनाई कैसे भी हो सकते हैं? एफआईआर हो सकती है। वो हो सकती है, लेकिन घटना की तो इंसिडेंट एफआईआर के लिए, हो सकती हाँ, है। हाँ, वो हमने कहा था कि अननोन लोगों के नाम पर भी। चलिए एक बात सर आगे बढ़ जाए। एक लाइन और कह दूं कि जजेस साहब पर हम इतना बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस देश में तो आप लिस्ट तो देख लीजिए किन किन लोगों को इम्यूनिटी मिली हुई है, उस पर भी किसी दिन बहस होनी चाहिए। आज आप जज साहब नहीं, बहुत लोग हैं जो लोग इम्यूनिटी की अब आप बात, ठीक कह रहे हैं सर, वो तो फिर बहुत लंबी बहस है। वो तो टोल ना देने के लिए कितने नहीं, लोग टोल लड़ की बात जाते छोड़िए, हैं। लेकिन इम्यूनिटी कि हमें केसेस अधिकार प्राप्त है। आपके पास ऐसी लंबी लिस्ट है immunity सर आगे बढ़ जाए, जब अब जो आगे बढ़ जाए। घटना है उस पर तो बात करके कल उसको आप तो- हमने आपको खबर दिखाई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी सौगाते मोदी के नाम से रमजान के महीने में 32 लाख मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के घरों के अंदर एक किट भेजेगी, जिसके अंदर खाने पीने का सामान, मिठाई वगैरह, कुछ कपड़े, इस किस्म की चीजें होंगी। कल एक बड़ी इफ्तार पार्टी हुई है दिल्ली के अंदर। इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि कांग्रेस के माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के सांसद हैं, इन्होंने इफ्तार पार्टी दी थी। और पहली बार हमने राहुल गांधी को, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनको किसी ऐसी इफ्तार में शिरकत करते हुए देखा। अब तो महीना गुजरने को आ गया रमजान का, तो राहुल गांधी ऐसे किसी बड़ी इफ्तार में कल गए, वहां उनकी तस्वीरें भी आई हैं। ये वो किट है जो इमरान प्रतापगढ़ी की तरफ से वहां लोगों को एक बतौर रिटर्न गिफ्ट जो है दी गई है। इसके अंदर वही है, मिठाइयां हैं, सेवई है और एक संविधान की कॉपी भी है। तो संविधान यहां भी साथ साथ जो है इफ्तार में भी जो है बांटा जा रहा है। अब राहुल गांधी की लेकिन यहां पर शिरकत करने को लेकर के कुरान भी है? फिर लोग बात कर रहे हैं। कुरान नहीं, कुरान नहीं है, एक तस्वीर है। तो ये तो रिलीजियस फेस्टिवल है, नहीं, रिलीजियस फेस्टिवल है, लेकिन इसके अंदर कुरान नहीं है। इसके अंदर या संविधान की संविधान और कॉपी, कुरान शायद साथ में कुरान चल रहा की होगा। कॉपी, खजूर, इत्र और एक तस्बीह माला होती है। हाँ। एक माला नहीं, है, उसमें कोई फेरने दिक्कत वाली माला, और साथ में संविधान की कॉपी है। राहुल गांधी जी यहां पर गए तो लोगों ने फिर कुंभ याद दिला दिया। कुंभ तो आप नहीं गए थे अभी तक, राहुल गांधी क्योंकि दिखे नहीं थे इफ्तार में, तो ये सवाल डायरेक्टली उनसे नहीं पूछा जा रहा था। बहरहाल इस पर अब दो जो मुस्लिम फेसेस कांग्रेस पार्टी के इस वक्त बड़े प्रोमिनेंट दिखाई देते हैं, पार्लियामेंट में भी उनकी बैठने की जगह बड़ी देखभाल करके जांची परखी दी जाती है, वो है इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी, दोनों की बात। अगर मोदी जी देश के मुसलमानों को सौगात देना चाहते हैं तो वक्फ का बिल वापस कर लें। अपने जो तमाम ऐसे विधायक, उनके नेता जो मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते हैं, जहर उगलते हैं, उनके बयानों पर रोक लगाएं। अगर वो सौगात देना चाहते हैं तो मुसलमानों के टूटते हुए घरों को टूटने से बचाएं। असली सौगात तो ये है, बाकी किट बांट के पहले आप जख्म देते हैं, फिर आप किट बांट करके मरहम लगाने की कोशिश करते हैं, तो दुनिया इस बात को समझती है। फिर आप किट भाई जख्म के बाद किट जो है वो नहीं चलेगी, ये इमरान प्रतापगढ़ी जी कह रहे हैं। अब ये तो मुसलमानों के ऊपर है कि किसकी किट ज्यादा पसंद आती है, मोदी जी की या कांग्रेस पार्टी की। नहीं, देखिए पहली बात तो कोई भी किट दे इसमें बुराई नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। अपीसमेंट नहीं है, आप तो अपीसमेंट मैं कर वही रहे थे। अभी दूसरा हाथ लगा रहा हूँ। लेकिन किसी भी पार्टी को, किसी को भी उसके धार्मिक त्योहार के समय अगर किट बांटनी पड़े तो ये विशुद्ध तुष्टीकरण है, चाहे वो सौगाते मोदी हो और चाहे सौगाते मोहब्बत हो। उसमें संविधान का क्या काम है भाई? या तो आप एक तरफ तो वक्फ की लड़ाई, औकाफ के नाम पर, वक्फ के नाम पर, कैसे चल रहा है देश, गजब की डिबेट चल रही है। या तो आप तय कीजिए कि आप रिलीजियस हार्मनी, रिलीजियस सेंटिमेंट के लिए जा रहे हैं, जाइए बढ़िया खीर खाइए, सेवैयां खाइए, हम लोग को बुलाए, हम लोग भी जाएं, लेकिन गिफ्ट बांटेंगे किसको किसको बांटेंगे? फिर कैसे दो आंख नहीं होगी? 140-42 करोड़ में एक को आप खीर, सेवई, संविधान, कुर्ता पजामा, सलवार सूट, जाने क्या क्या दीजिए ना, खजूर, और दूसरे को कहां दिया? किसी को दिया क्या? होली तो बीत गई,
दिवाली भी लगातार चली आ रही है, अभी रामनवमी फिर आने वाली, नवरात्रि होगा, क्या क्या करिएगा आप? ये एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स है, एक ऐसा अपीजमेंट का टूल है जो देश को खतरनाक दिशा में ले जाता है, जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स रही। इस बार तो दुर्भाग्य बीजेपी ने से शुरू की। मैं वही कह रहा हूं, दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी को भी यही तरीका लग रहा है। और अगर इमरान प्रतापगढ़ी जी की बात करें कि वो कहें कि ये क्या घाव देकर नहीं करना चाहिए, तो भैया जब घाव लगता है वहीं मरहम लगाया जाता है। घाव ना हो तो मरहम लगाने की क्या जरूरत है? या सही- घाव सही जगह पे आप लगाते या हैं क्या? घाव लग ना जाए उससे पहले की तैयारी। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि बिहार जहां- के चुनाव में जहां घाव नहीं होता वहां मरहम कभी लगता सुना है? ये गजब, मतलब सांसद जी हैं, इतना तो समझ, घाव अरे जहां होता है मरहम वहीं लगाया इसकी भी